हमारे साथ हैं जो याचिकाकर्ता के वकील हैं। प्रदीप जी, अगर आप लाइन ऑफ आर्गुमेंट की अगर आज बात की जाए पूरे मामले की सुनवाई के दौरान, तो लाइन ऑफ आर्गुमेंट आप लोग की तरफ से क्या रहेगा और आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो दो याचिकाकर्ता हैं। एक जो है अंजुम कादरी है जो पहले मदरसे बोर्ड में आकर के रिप्रेजेंट किया था। दूसरा तैयब अहमद सुलेमानी है, उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब जो सिरे से आर्गूमेंट की बात है तो आर्गूमेंट तो चीफ जस्टिस के सामने 2 बजे के लिए मैटर नोटिफाइड हुआ, उस समय होगा ही। लेकिन मेरा मेन आर्गूमेंट जो है वो केवल इस बात को लेकर के है कि वक्फ एक्ट में गैर मुस्लिम की एंट्री क्यों की गई है। और अभी आपने कहा है कि 7 राज्य जो बीजेपी शासित हैं उन्होंने जो है इसका जो है समर्थन किया है। मेरा क्वेश्चन इतना सा है कि वो 7 राज्यों का डेवलपमेंट देखा जाए, केवल हिंदू मुस्लिम को लेकर के चीज़ों को ना की जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं, लेकिन प्रदीप जी, राज्य सरकारों के पास ये अधिकार तो है कि वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकें। अगर करते हैं तो फिर इसमें गुरेज क्यों आप लोगों को? मुझे कोई गुरेज नहीं है। हाँ। ना मुझे कोई गुरेज नहीं है। राज्य सरकारें आए और वो याचिका क्या दाखिल करेंगे, उनके फेवर का तो एक्ट पास हो चुका है, वो आ करके उसका अपोज करेंगे, कैविएट फाइल करेंगे, उसमें जो उन्हें करना है करेंगे। चूंकि इम्प्लीड एज ए पिटिशनर तो होंगे नहीं, इम्प्लीड अगर होंगे तो वो एज ए रिस्पॉन्डेंट होंगे। तो उसके जब आर्गूमेंट होगा, फाइनल आर्गूमेंट होगा तो अपने तर्क वितर्क होंगे। लेकिन उन राज्य सरकारों से मेरी इतनी सी बात रिक्वेस्ट है कि कोई भी जितने अदर रिलीजन के ट्रस्ट हैं उसमें अदर रिलीजन से जस्ट लाइक अगर हिंदू रिलीजन है तो उसमें गैर हिंदू क्यों नहीं मेंबर बन सकता है। अगर हिंदू रिलीजन में गैर हिंदू की आप एंट्री कराते हैं तब मुस्लिम रिलीजन में भी गैर मुस्लिम की एंट्री कराइए, अदरवाइज आर्टिकल 14 का डायरेक्ट वायलेशन है। बस आपको इसी बात से तकलीफ है, इसी बात से दिक्कत है कि जो 2 मेंबरान होंगे वो गैर मुस्लिम होंगे, बाकी एक्ट सही है। बाकी एक्ट की उसको तो जब आर्गूमेंट होगा तो बाकी एक्ट पर भी विचार किया जाएगा कि वो कितना हद तक सही है कितना नहीं है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो है उसमें जो गैर मुस्लिम की एंट्री कराई गई है। प्रदीप जी, आपको इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते ना कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन संसद के कानून को सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने की भी पावर है। रिव्यू करने की पावर है, लेकिन क्या आज मामले की सुनवाई के दौरान आपकी तरफ से पहली कोशिश ये होगी कि इसमें नोटिस जारी किया जाए और दूसरी कि सुप्रीम कोर्ट इस पे रोक लगाए? निश्चित तौर पर नोटिस तो हमें जहां तक पता है कि नोटिस तो 100% होगा। रही बात स्टे की, तो हमारी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इसी बात पर होगी कि स्टे किया जाए। अगर मैटर को स्टे नहीं किया जाता है तो इन्फेक्चुअस होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी। अगर इन्फेक्चुअस हो जाता है तो फिर उस हालात में क्या होगा? नहीं, इन्फेक्चुअस हो जाता है तो फिर तो जो पार्लियामेंट ने किया है वो सही है। इन्फेक्चुअस का मतलब ये है कि फाइनल में प्रभावहीन हो जाएगा। प्रभावहीन हो जाएगा। बाद में जाकर के हो सकता है कि उसे सेट असाइड कर दिया जाए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के बाद सेट असाइड करना थोड़ा सा जो है लीगली संभव नहीं हो पाता है। लीगली संभव नहीं हो पाता, लेकिन आपकी केवल एक गुरेज है ना कि गैर मुस्लिम क्यों, बाकी आप सब सही मान रहे हैं? नहीं नहीं, सब सही नहीं मान रहे हैं। उसके और भी पार्ट हैं, उस पर हम बाद में वो करेंगे। चूंकि अभी तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है तो हम उस पर आपसे इस बात पर ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते। चलिए प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप यादव जी हमारे साथ थे जो पिटिशनर की तरफ से। अब डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ अहमद अयाज साहब हैं, सचिव हैं जम्मू कश्मीर MPLB के, और हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों ही खास मेहमानों का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। सबसे पहले अहमद अयाज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वक्फ संशोधन कानून से एतराज क्यों, इस बिल से नाराजगी क्यों? ये बहुत बार हमने डिस्कस भी किया। इसमें एतराज करने के काफ़ी मेरिट है, मेरिट बेस्ड है। ऐसा नहीं कि यूं ही हम कह रहे हैं कि इसमें नाराजगी हम जिता रहे हैं। इट्स मेरिट बेस्ड वन दैट कि आपका आर्गुमेंट ये है कि भाई इसमें मुसलमानों की भलाई की काम नहीं की जा रही है, और दूसरा इसमें करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है। ये मोटा मोटा ये है दावा जो किया जा रहा है, जो हमारे पास सामने बात जो आ रही है। अब कानून में क्या कैसे वो पिटिशन करेंगे, क्या जवाब देंगे, दैट इज डिफरेंट। बट जो हमारे सामने आ गया है और ये चीज़ को लेकर, तो जब हम देख रहे हैं कि मुसलमानों की भलाई की बात, तो नहीं लग रहा है कि मुसलमानों की भलाई की बात का इंटेंशन है जो हमने पास्ट में देखा है। जैसे हम देख रहे हैं कि अभी रिलीजियस प्लेसेस एक्ट 1990 नाफिजुल अमल है, जिसमें ये कहा गया है कि भाई जो रिलीजियस प्लेसेस की पोजीशन 1947 में थी वही मानी जाएगी। लेकिन फिर भी अब देखोगे कि मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, या कहीं कोई किसी की
थोड़ी सी जमीन में कंस्ट्रक्शन में गलती हो तो उसको डिमोलिश किया जा रहा है। तो देन इसी यू टेक ज्ञान व्यापी इशू, यू टेक संबल एंड सी लॉट मेनी थिंग्स हैपनिंग, मोटे मोटे तौर। तो दूसरा जो इंटेंशन जो हम आज तक देखे हैं कि वो इंटेंशन कभी ये नहीं रहा कि मुसलमानों की भलाई की बात हो। अगर मुसलमानों की भलाई की बात होती तो शायद हम सिर्फ निर्भर उन डोनेशंस पर नहीं करते जो मुसलमान अपने तौर अपने लिए करते हैं। वाई शुड गवर्नमेंट डिपेंड ऑन द डोनेशंस ऑफ द मुस्लिम्स टू अपलिफ्ट देम? तो फिर गवर्नमेंट के पास जो वेलफेयर स्कीम्स है, जो अपनी स्कीम्स है, जो गवर्नमेंट के अपना जो सिस्टम है, तो उससे मुसलमानों को अपलिफ्ट किया जा सकता था। होंगे एक दूसरा, जब आप करप्शन की बात कर रहे हो तो करप्शन सिर्फ बोर्ड्स में ही नहीं हो सकता। मान लेते हैं कि कुछ दिक्कतें हैं, करप्शन भी हो सकता है, मिसमैनेजमेंट भी हो सकता है, वी एग्री टू दैट, बट पॉइंट इज वेदर द करप्शन इज ओनली इन वक्फ बोर्ड्स, whether the mismanagement and the governance is only वक्फ बोर्ड्स। इन वक्फ बोर्ड्स में गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, और जम्मू कश्मीर में एक चेयरपर्सन है, वुमेन चेयरपर्सन है जो MOS स्टेटस की है, जो उसको देखभाल कर रही है। तो वो नहीं देख सकती थी ये चीजें। और दूसरा, जब हम करप्शन और मिसगवर्नेंस की बात करते हैं वक्फ बोर्ड्स में, तो हमारा मानना यह है कि ये अगर है भी तो ये रिफ्लेक्शन है उस टोटल सिस्टम का जिसमें हम करप्शन से लथपथ है, जिसमें मिसगवर्नेंस से लथपथ है, जिसमें मिसमैनेजमेंट से लथपथ है। तो हम वक्फ बोर्ड को लेकर ही ऐसा क्यों करें? एक ऐसा कोई इदारा दिखाए, एक ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन दिखाए जिसको हम वसूख से कह सकते हैं कि इट्स करप्शन फ्री, इट इज नॉट वेल गवर्न। नहीं, लेकिन तो, अगर संशोधन किया गया है जिसमें ये सरकार कह रही है कि ये बेहतरी के लिए किया गया है, तो ऑब्जेक्शन क्या? आपने करप्शन की बात कही, संसद में आपको रविशंकर प्रसाद का एक बयान है जो आपको ध्यान में होगा। उन्होंने संसद में इस बात को कहा था कि वक्फ बोर्ड से कितने हॉस्पिटल बने, कितने अनाथालय बने, कितने स्कूल बने, उनका अगर कोई डेटा है तो वो सार्वजनिक किया जाए। आपने अगर रविशंकर प्रसाद को अभी संसद सत्र में सुना होगा तो आपको इस बात का ध्यान में होगा। मैं वही बार बार आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा तो नहीं है कि पहली बार इस कानून में बदलाव किया गया हो। ये बात कही जा सकती है, न कि इसको लेकर हम उलट पुलट करेंगे, सारा कानून बदल देंगे। ये बात कही जा सकती है, जैसे पार्लियामेंट में कही ऐसे ही उन बोर्ड्स को कहा जा सकता है, ऐसे उन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को कहा जा सकता था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को जो गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए, ऐसे वो चेयरमैन को कहा जा सकता था, बोर्ड के मेंबर्स को कहा जा सकता था। ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट को रोक सकता था उनको कहने से कि भाई आप ये क्यों नहीं कर रहे हो। इंप्रूव करने के लिए अगर नीयत साफ होती तो संशोधन लाने की जरूरत नहीं है। तो क्या मतलब है कि 2 आदमी या 3 आदमी नॉन मुस्लिम लाने से सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा वक्फ बोर्ड में? क्या मतलब है ये? दिस इज आपको लगता है कि चीजें नहीं बदलेंगी? रुद्र प्रताप जी के पास जाना चाहूंगा। नहीं, रुद्र जी, आप सुन रहे होंगे जिसमें उनका साफ जी, मैं बताऊंगा क्या बदलेगा ये। आप बोलिए, अहमद जी बोल लीजिए, फिर मैं रुद्र जी के पास जाऊंगा, बताइए। हाँ, ये जमीनों को लेकर हिंदू और मुसलमानों को डिस्प्यूट में डालेंगे, जैसे अभी हो रहा है। तो जमीनों को लेकर डिस्प्यूट में डालेंगे। कहीं कहीं जो सियासतदानों के पास हो सकता है, उनके पास कोई जमीन हो, उनके कुछ नजरें हैं, इनको लोग कुछ लोगों पर इनकी नजरें हो सकती है, और बाकी इसमें कोई नहीं। लेकिन एक बात बताइए अहमद भाई साहब कि अगर जमीन के आपके पास वैलिड कागज हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन है, तो जमीन कोई छीनेगा क्यों और कैसे छीन सकता है? हर एक जगह पर हमारा संविधान से चलेगा ना, कानून से चलेगा। अनारकी थोड़ी है। हर एक जमीन पर पास्ट में जो देखा है, हर एक जमीन पर जो वक्फ की गई है, शायद उसमें हर एक जगह पर कागज हो भी नहीं सकता, क्योंकि पुराने जमाने की बात है, तो नहीं हो सकता। पॉसिबल है कि नहीं हो सकता बहुत सारी जगहों पर। तो इसलिए इनको उस पर भी नजर है कि जहां जमीन पर कागज नहीं तो वहां विड्रा करेंगे। तो दैट्स ऑल्सो नॉट फेयर। अगर जेन्युइनली जमीन है तो कागज ना हो, तो इट शुड बिलोंग टू द कंसर्न, नॉट दैट कि भाई हम इसको विड्रा करेंगे। आई थिंक दैट इज द इंटेंशन। तो वही है इसमें, बाकी ठीक करने का नहीं है, बाकी भलाई का नहीं है, बल्कि वही जमीन विड्रा करने का। मैं रुद्र जी के पास जाऊंगा, लेकिन चूंकि आपने कागज की बात की, अगर कागज नहीं था तो कागज बनवाया भी तो जा सकता था।
अब वो सिचुएशन की बात है कि उसमें क्या है, पर लेकिन ये भी नहीं है कि नहीं, मुसलमानों ने कहीं अब किसी नहीं, की ये प्रॉपर्टी। देखिए, ये वेट ऐसा वेट नहीं वेट, चलता अहमद भाई कि कड़वा कड़वा मैं थू मैं थू मैं और मैं मीठा मैं मीठा इसको गप गप। क्लियरफाई करूंगा। आप लोगों नहीं, ने आपको मुझे कागज इसको अगर नहीं क्लियरफाई करने बनवाया, का वक्फ मौका, बोर्ड के लोगों ने अगर कागज नहीं बनवाया, तो इसमें सरकार की गलती थोड़ी ना है। और सरकार उसको विड्रॉ को जमीन कर भी नहीं सकता। सरकार भी कैसे क्लेम करेगा कि ये मेरी जमीन है, जबकि उनकी जमीन है नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जमीन छोड़ के चले वही गए तो हैं रेवेन्यू 47 रिकॉर्ड में, चेक बहुत होंगे, सारी जमीन। पारदर्शिता आएगी। नहीं, रुद्र जी के पास जाना वो चाहूंगा। जमीन, रुद्र जी, हाँ, वो पारदर्शिता से जमीन अगर एतराज उन्होंने किसको है, वक्फ जरा की ये होगी, बताइएगा। वो जमीन अगर देखिए उन्होंने आशीष वक्फ जी, की अभी होगी तो वो अहमद जी की गवर्नमेंट बात कैसे बन सुनकर तो सकती मुझे है? ऐसा लग रहा था कि अहमद जी को तो ज्योतिषी होना चाहिए, क्योंकि वो तो पूरा भविष्य बता रहे हैं कि भविष्य में आने वाले समय में सरकार करने वाली क्या है। एक अहमद जी हफ्ते ही से नहीं, ज्यादा। रुद्र भाई, ज्यादातर लोग ज्योतिषी बने हुए हैं। उनको लगता है कि सरकारें जमीनें हड़प लेंगी। अरे भाई, किसी के पास अगर खसरा खतौनी है, जमीन के रेवेन्यू के उनके पास कागजात हैं, तो कैसे सरकार जमीन हथिया लेगी? देखिए आशीष जी, यही चीज नहीं समझ में आ रही है कि ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं। एक हफ्ते से ज्यादा समय हो गया इस बिल को आए, और जब बिल आया था जेपीसी में गया, फिर संसद में पेश हुआ, तो हमको लग रहा है 5-6 महीने की प्रक्रिया हो गई। लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहा है कि मुझे बिल में किस बात से एतराज है, क्या दिक्कत है, मुझे क्या परेशानी है। केवल सब लोग भविष्य को अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार की नीयत ये है, सरकार ऐसा करना चाहती। अगर इस देश में कानून नहीं होता, ये देश संविधान से नहीं चलता, तो आज सुप्रीम कोर्ट किस बात की सुनवाई करने चला है? सुप्रीम कोर्ट में आप गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है ना। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि संसद से पारित कानून के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। आप गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जाइए। और जहां तक रुद्र जी, अहमद मैं एक जानकारी बता दूं, शायद अहमद भाई को ना पता हो कि सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाएं हैं, तो देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में 120 याचिकाएं हैं। पता है मुझे, पता है मैं मुझे, वही कहना चाह रहा पता है हूँ ना मुझे। कि अहमद जी को अगर इस देश के किसी भी व्यवस्था से आपको दिक्कत होती है, तो उसके लिए इस देश में अदालतें हैं। लेकिन आप नहीं, पूर्वानुमान आप लगा क्रिएट करके क्यों करते लोगों हो? को इस तरह नहीं, की कोई भावनाएं क्रिएट क्यों करेगा भड़काने की इशू? कोशिश करेंगे। और जो एक अहमद जी नहीं, बार बार बात कर कोई रहे हैं कि आपके पास पेपर नहीं है, जब पेपर जिस चीज के नहीं है तो आपका वो चीज हुई कैसे? भाई आज के डेट में तो आशीष आपका भी कैसे जी हो हैं, सकता? हम हैं। अगर इसकी वो कोई डोनेट पहचान तो किया होती हुआ, है। ऐसा थोड़ी है कि आशीष जी के जो बात हम कह देंगे कि आशीष जी हमारा, तो आप क्या कहेंगे? भाई अगर आपके पास ए, पेपर नहीं है, तो अहमद जी अगर मुसलमानों के लिए इतने रहनुमा थे, तो ये प्रयास उनको पहले करना चाहिए कि सबसे पहले उनके पेपर बनवाने में मदद करनी चाहिए। भाई जहां से भी बनते हैं उसको बनवाइए। देखिए तो आप इस तरह के जो देखिए नैरेटिव गढ़ रहे हैं, ये गलत है। सबसे पहले किसी चीज को देखिए, जानिए, मैं उसको आने बताऊं, इसका दीजिए। जवाब दे अगर उसकी दूंगा। कोई दिक्कतें आपके सामने आती हैं, तो उसके लिए आप कह सकते हैं। लेकिन आप पूर्वानुमान ऐसे लगा करके और लोगों को इस तरह से भड़काएंगे, जिस तरह से आप देख रहे हैं बंगाल में दंगे हो रहे हैं और जगहों पे दंगे हो रहे हैं, ये कहां से सही है? आप संवैधानिक तरीके से आप चलिए। सुनिए, आप आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, इंतजार करिए, सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट सारे तथ्यों को अरे, देखेगा। अगर बंगाल गैर का चूंकि संवैधानिक रुद्र होगी जी तो उसको आपने रोक जिक्र लगाएगा। किया, जहां तक एक बार बंगाल के जहां बारे में तक भी बता दूं अहमद भाई, सुन लीजिए कि वक्फ संशोधन कानून का विरोध हो रहा था। इस विरोध में पुलिस की गाड़ियां जला दी गई, आम लोगों के घर तोड़ दिए गए, लोगों को मार दिया गया, दुकानें जला दी गई, घरों पर पथराव किए गए, एनएच को जाम कर दिया गया। मुर्शिदाबाद से हिंसा की निकली आग 24 परगना दक्षिण, 24 परगना उत्तर तक पहुंच गई। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बिल का किस तरह का विरोध हमारे मुल्क में हो रहा है, जहां पर आगजनी करने की छूट दे दी जाती है। मैं जवाब दूं। देखिए, जहां तक आपने डॉक्यूमेंट्स की बात हाँ, करी, बोलिए शायद अहमद भाई, कभी आप ही से मुसलमानों सवाल है। ने, हाँ, शायद मुसलमानों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि हिंदुस्तान में एक जमहूरी निज़ाम में रहकर, एक सेकुलर निज़ाम में रहकर के कभी ऐसा भी वक्त आ जाएगा कि कोई भी हुकूमत एंटी मुस्लिम होगी, मुस्लिमों के खिलाफ होगी। शायद ये मुसलमानों ने कभी नहीं, कल्पना नहीं इस की पे मुझे होगी। एतराज है अहमद भाई। आप अब ये सुनिए नहीं कह तो सही, सकते कि मुझे हुकूमत जो है कंप्लीट तो कि वो करने दीजिए, मुसलमानों के खिलाफ है। मैं इस कंप्लीट पे तो करने एतराज दीजिए। करूंगा। अरे मेरे ये तारीफ तो बात रहने सही नहीं दीजिए है, ना, ये मैं बात तारीफ बिल्कुल दे सही नहीं है सकता हूँ कि आपकी। नहीं? नहीं, आप मान नहीं, मत आप मानिए, तर्क दे मुझे तो सकते कहने हैं, का लेकिन हक है आप ना। कुतर्क थोड़ी ना करिएगा। हाँ, आप आप मत तर्क मानिए, दीजिए ना। आप लेकिन आप मत ये कह मानिए, देंगे कि लेकिन मैं केंद्र तर्क सरकार जो दूंगा है ना, मुसलमानों के खिलाफ है। चंद मैं मुट्ठी तर्क भर लोग दूंगा। अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, चंद मुट्ठी भर लोग अगर मैं कोर्ट नहीं में नहीं आ नहीं, गए आप हैं, तो ये प्रदर्शन थोड़ी पर ना मत, है कि वो मैं देश के 30 करोड़ मैं एक मुसलमानों एक का प्रतिनिधित्व करते हो। कैसी बातें करते हैं मैं आप? एक एक आप दूसरी बात पर चले गए, मुझे एक एक बात का जवाब दीजिए। आप देखिए, आप बीच में आप काट दीजिए के ना। हाँ, नहीं, आप बात का जवाब देने का मौका नहीं दे रहे हो आप। जब मैंने ये कहा कि भाई मुसलमानों ने मैं शायद कभी आपको कह रहा कल्पना हूं भी ना अहमद की भाई, हो, आप बोलिए तो।
कल्पना भी ना की होगी कभी ऐसा भी स्टेज आएगा कि गवर्नमेंट मुसलमानों के खिलाफ ही हो जाएगी। अगर उनका शायद ये होता कि ऐसा कभी होगा तो शायद पार्टिसिपेशन में वो शायद पाकिस्तान चले जाते। लेकिन उन्होंने बाई चॉइस ऑप्ट किया कि हम एक जमहूरी निजाम में रह रहे हैं और लोगों ने डोनेट करी है अपनी प्रॉपर्टी, कागज वहां जमीन छोड़ के, वहां सारा छोड़ के। अब आप ये कहोगे अभी कश्मीरी पंडित माइग्रेट हो चुके हैं, वो सारा छोड़ के भाग गए और उसमें लोगों ने उस वक्त जब चले गए उन्होंने डोनेट भी किया वक्फ को, उसके कागजात ना हो तो वो उसको देखने की बात है, वो मैं मान लेता हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर मुसलमानों के पास कागज नहीं है तो जमीन मेरी है। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट इसमें हद से मुदाखलत करके कि इसमें ऐसा हाथ डालेगी कि मुसलमानों को कोर्ट में जाना पड़ेगा। जैसे मेरे भाई साहब बता रहे थे कि कोर्ट में जाए, क्यों आप धकेल रहे हो लोगों को कोर्ट में, क्यों अननेसेसरी चीजों में लगा रहे हो? आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ इस चीज का नहीं करते फिर आपने चूंकि कोर्ट का जिक्र किया तो 16,000 जो ट्राइब्यूनल में मामले हैं वक्त प्रॉपर्टी को लेकर, उसका जिक्र आप नहीं करेंगे। आप इस बात का भी जिक्र नहीं करेंगे कि एएसआई की जो प्रॉपर्टी थी ताजमहल, वक्त में उसको भी घोषित कर दिया कि वो वक्त की प्रॉपर्टी है, आप इसका भी जिक्र नहीं करेंगे। वो तो इंडिविजुअल लेवल पर है, वो इंडिविजुअल लेवल पर कोई जाता है किसी के खिलाफ वो चलता रहेगा। लेकिन 121 प्रॉपर्टी है, एएसआई का हलफनामा है जिसपे वक्त बोर्ड के साथ विवाद चल रहा है। अब गवर्नमेंट इसकी व्यवस्था बना रहा है कानूनी कि भाई आप फसाद में पड़ जाओ, आप कोर्ट में पड़ जाओ, आप जंगों में पड़ जाओ, हो गया। एक दूसरा, जहां तक आपने मुर्शिदाबाद की बात करी, वेस्ट बंगाल की बात करी, कोई भी कोई भी मुसलमान वायलेंस का सपोर्ट नहीं करेगा, ना इस्लाम इसकी इजाजत देता है। जरूर कोई ना कोई पॉलिटिक्स एट प्ले होगी। तो फिर ये कौन लोग हैं मुर्शिदाबाद में जो लोग हिंसा कर रहे हैं? अब सुनिए ना, 24 परगना उत्तर और दक्षिण में जो लोग हिंसा कर रहे हैं, ये लोग कौन है? अहमद भाई, ये लोग कौन है, कहां से आए हैं? आप चूंकि वेस्ट बंगाल में ही प्रोटेस्ट नहीं हुई है, प्रोटेस्ट तो थ्रू आउट हो गए कंट्री में, लेकिन कहीं वायलेंस का मसला नहीं हुआ, क्योंकि ये वायलेंस जो होगी वो हार्मफुल होगी लोगों के जो मुसलमान जो डिमांड है उनकी, जो उनका मुतालबा है उसके हार्मफुल होगी। लिहाजा मुसलमान नहीं चाहेंगे कि इस पर फसाद हो, इस पर वायलेंस हो। ये जरूर कोई पॉलिटिक्स है, आई एम श्योर, आई कांट गेट इनटू इट। बेस्ट वुड बी फॉर द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन, वो इसको इसके ऊपर बता सकते हैं। लेकिन आई एम श्योर कि ये जरूर कोई पॉलिटिक्स होगी, कोई जरूर कॉन्स्पिरेसी होगी, नहीं तो मुसलमानों को वायलेंस से फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो पीसफुली चाहते हैं कि उनके जो मामला है उनको देखा जाए, बाकी उनको वायलेंस से गारज नहीं है। मैं रुद्र जी के पास जाऊंगा, लेकिन अहमद भाई आप 5 बातें बता दीजिए जो आपको इस कानून में नागवार गुजर रही हो। उसका जवाब मैं रुद्र जी से ले लेता हूं। 5 वैलिड बातें। 5 तो इमीडिएटली मैं नहीं बता सकता। एक, पहली बात कि मुदाखलत करना, गैर जरूरी मुदाखलत, और वो अमेंडमेंट्स लाना जो लोगों को, कम्युनिटी के लिए आप ला रहे हो, जो उनको एक्सेप्टेबल ना हो। आप हमें मान लेंगे कि पहले भी अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, लेकिन वो अमेंडमेंट्स लोगों को एक्सेप्टेबल थे, क्योंकि हर एक जानता है कि हम एक डेमोक्रेटिक निजाम में रह रहे हैं और डेमोक्रेसी में पीपल मैटर द मोस्ट। आपने देखा कि फार्मर्स की जो बिल लाई गई तो फार्मर्स ने एजिटेट कर दिया तो रिवर्स करना पड़ा। वी कांट से कि पार्लियामेंट में ने किया तो हो गया, असेंबली ने किया होगा, देन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ द वोट? एक वोट से आपका प्राइम मिनिस्टर बनता है, एक वोट से आपकी पार्लियामेंट बनती है। इसका जवाब ले लेते हैं। रुद्र जी, आपने अहमद भाई की बात सुनी होगी, जरा इसका जवाब दीजिएगा। देखिए आशीष जी, 2 चीज है कि अहमद जी देखिए देखने में उम्र से बुजुर्ग भी लगते हैं, पढ़े लिखे तजुर्बेकार भी लगते हैं। उन्होंने 2 बात कही। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि एक ऐसी सरकार आई है जो मुस्लिम विरोधी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अहमद जी, जब आजादी के बाद से 60-65 साल तक एक ऐसी सरकार रही है आपके हिसाब से जो मुस्लिम सपोर्टर रही है, तो ये सारे काम आप उस समय क्यों नहीं करवा पाए? अपने पेपर बनवा लेना, या जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं कि मुस्लिम पिछड़ा रह गया, मुस्लिमों के भलाई के बारे में नहीं सोचा गया, तो 65 सालों में आपने क्यों नहीं किया? और आशीष जी, जब आपने एक सवाल पूछा कि इसमें आप 5 चीजें बता दीजिए, मुझे लग रहा है 6 महीने बीत चुके हैं इस बिल को आए हुए, सब कुछ होते हुए, इस पे चर्चा होते हुए, अहमद जी 5 बातें बता नहीं पा रहे हैं। सवाल उनका ये है कि कश्मीर में लोग गए तो उन्होंने, कश्मीरी पंडित जब भाग के गए होंगे तो उन्होंने जमीन वक्त कर दी होगी। कोई आदमी अपनी जान बचा के भाग रहा है, वो जमीन वक्त कर रहा है, अहमद जी ये बात कह रहे हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जब अहमद जी जैसे पढ़े लिखे और अनुभवी लोग
इस बातों को तथ्यहीनता के साथ रखते हैं तो एक समाज में भ्रम पैदा होता है, और यही भ्रम की स्थिति जो है वो ये लोग मुस्लिम समाज में पैदा करना चाह रहे हैं। क्योंकि सवाल अगर आप पूछिए तो इनके पास सवाल का जवाब नहीं है, सवाल पे इनका एक सवाल है, अरे कृषि कानून वापस लिए गए तो क्या किसानों ने देश में उपद्रव कर दिया था? उन्होंने शांतिप्रिय तरीके से अपना प्रदर्शन किया, आप भी करिए, कौन आपको मना कर रहा है? आप सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करिए। लेकिन जिस तरह के ये आप भावना बनाना चाह रहे हैं, 10 साल से बताइए एक सरकार है, आप उसको कह रहे हो कि सरकार मुस्लिम विरोधी है। अहमद जी, केवल इस देश में आप इकलौते मुसलमान थोड़ी हैं, 30 करोड़ मुसलमान जो है वो कहाँ, बताइए कोई सरकार की कोई ऐसी योजना बताइए कि जिसमें मुसलमानों का को नहीं दी जा रही हो और मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अगर इस तरह की जो व्यवस्थाएं बनी हैं, जो कुरीतियां हैं, जो भी चीजें कहीं पर भी चीजें हैं, तो उसको अगर हटाया जा रहा है, वो भी संवैधानिक तरीके से हटाया जा रहा है। आप इस देश के संविधान को नहीं मान रहे हैं। भाई संसद में कोई संविधान आता है, उस पर चर्चा होती है, उसको पारित किया जाता है और उसको आप कह रहे हैं गलत है। अब गलत है तो लोकतांत्रिक तरीके से आप उसका विरोध करिए। सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को रखिए और उसका जो निर्णय आएगा वो देखिए। लेकिन अगर इस तरीके से आप भ्रांतियां फैलाएंगे कि नहीं सरकार का नैरेटिव ये है, उनकी जमीनें लेने की कोशिश, भाई सरकार अगर जमीन लेनी होती तो उसके पास और भी तरीके होते हैं और बहुत सारी चीजों को नोटिफाई करके ले लेती, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आने वाले समय में आशीष जी ने आपने देखा होगा कि इस देश में बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं कि जिसको गैर जरूरी तरीके से किसी चीज को वक्त का कह दिया गया और लोग उसको लेकर के परेशान। अभी आपने देखा होगा इतना बड़ा धार्मिक आयोजन कुंभ हो रहा था, कुंभ पे आ गया कि नहीं कुंभ ये वक्त की जमीन है। भाई लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये वक्त हो कैसे जाता है कि आप कल्पना में कह दीजिए। नई इमारत को भी वक्त की प्रॉपर्टी बताया जा रहा था, ध्यान में होगा। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब इस देश में तो उसे भी वक्फ की प्रॉपर्टी को गिफ्ट नहीं किया जा सकता। अपने देश संविधान से चल रहा है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो सारा चीज संवैधानिक तरीके से हो रहा है। अगर आप कोई जमीन वक्त भी कर रहे हैं तो उसका एक संवैधानिक प्रक्रिया होगी। ऐसा थोड़ी है मैं सपने में आपने देख लिया कि मैंने अपनी चीजें आपको दे दी और आप मान लीजिए कि आपकी होगी। उसका कोई लीगल प्रोसीजर तो होगा कि आप वक्त करने का क्या तरीका होता है। मैं बताऊंगा क्या लीगल प्रोसीजर है, तो इसमें बुराई क्या है? मैं बताऊंगा। अगर जो मैं बताऊंगा, अहमद भाई को सुन लेते हैं। मैं बताऊंगा लीगल प्रोसीजर क्या है। मैं बताऊंगा लीगल प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि अपने अपने जो मामलात है मजहबी की, वो आज़ादी की, वो कैसे करें। ये मुसलमानों की डोनेटेड प्रॉपर्टी है, इसमें सिर्फ मुसलमानों का हक है और किसी को इंटरफेरेंस करने का कोई हक नहीं बनता। वेरी क्लियर। अब आप करोगे, जबरदस्ती करोगे, मेजोरिटी आपकी पार्लियामेंट में, वो दूसरी बात है। अमित शाह ने जो कहा था पार्लियामेंट पे, आपको मुझे बयान क्या करेगा कि वक्त जो है वो मुसलमानों का है, उसमें कहां सरकार कुछ इंटरफेयर कर रही है? तो उसको क्या परेशानी है? अगर आपका ये कहना है कि मुसलमानों को हर एक लॉ भाई, परेशानी तो ये है कि चलते फिरते किसी भी प्रॉपर्टी को वक्त की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देना, परेशानी ये थी। ऐसा नहीं है। अगर कोई किसी की दान कर रहा है तो उसमें कहां कोई दिक्कत है? देखिए, कोई किसी की प्रॉपर्टी पर हक जमा के ये नहीं कह सकता कि ये वक्फ की है। मुसलमान इतने पावरफुल नहीं है हिंदुस्तान में कि वो किसी की जमीन पर भी हाथ डालेंगे कि हमारी, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा, जो अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि ऐसा कौन सा स्कीम है जहां डिस्क्रिमिनेट किया होगा मुसलमानों को, वो बताइएगा जरा, मुझे ये बताइए आप। अगर वो नहीं है तो फिर आपको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी लेकर मुसलमानों को अपलिफ्ट करने की क्या बात है? फिर मुसलमान इकोनॉमिकली बैकवर्ड किया हुआ है, फिर एजुकेशन में बैकवर्ड किया है। अगर उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया हो, 65 साल जिन्होंने राज किया, आप उन पर कुछ नहीं कहेंगे। हमारे साथ वरुण सिन्हा जी हैं, वो ठीक है, भी याचिकाकर्ता के वकील हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो कानून का समर्थन कर रहे हैं। वरुण जी, क्या कुछ दलीलें हैं आपकी? देखिए, हम लोगों ने जो अपनी इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की है उसमें बहुत स्पष्ट कहा है कि जो ड्रैकोनियन प्रोविजंस थे 1995 के वक्फ एक्ट का, उसमें बदलाव भारत सरकार ने लाया और भारत के संसद ने लाया है। वो जो ड्रैकोनियन लॉज थे, जो खासकर मैं आपको बताता हूँ आशीष जी, सेक्शन 3 में जो प्रोविजंस थे वो वाकई जो नॉन मुस्लिम्स थे उनके अधिकारों का हनन करता था। उसके अलावा जो सेक्शन 40 था, जो सेक्शन 40 एक तरह से आप समझ सकते हैं कि अपार शक्ति वक्फ बोर्ड को दे दिया था कि अगर वक्फ बोर्ड का लगे कि किसी हिंदू का, किसी क्रिश्चियन का, किसी
बौद्धिस्ट का, किसी जैन का अगर प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी हो सकती है, इसी आधार पर उनको नोटिस दे करके उनको उनके प्रॉपर्टी से, उनके स्वामित्व वाली प्रॉपर्टी से बेदखल करके उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेते थे। इसी तरह उनके पास कोई चारा नहीं रहता था, उनके पास उसी ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता था। बिल्कुल, उस ट्रिब्यूनल में जाते थे। और दूसरी बात थी कि उस ट्रिब्यूनल का जो आदेश होगा वो फाइनल होगा, किसी अदालत में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी कि जो संसद का जो आर्टिकल 323A है उसका भी वायलेशन था वो। अब जो संशोधन के माध्यम से पार्लियामेंट ने जो संशोधन किया है वक्फ एक्ट में, कहा कि ट्राइब्यूनल के आदेश को हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो ये एक नेचुरल जस्टिस। एक सवाल का जवाब संक्षेप में लूंगा चूंकि डिबेट को खत्म करने का समय आ गया। याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का इसमें पूरी तरह से वॉयलेशन हो रहा है। तो क्या आर्टिकल 14, 16, 21, 25, 26 गैर मुस्लिमों का नहीं है क्या? मैं कहता हूं कि अगर आर्टिकल 14, 21, 15, 16 का जो हवाला दे रहे हैं या 19 का हवाला दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि ये जो पेटिशनर्स हैं इनका प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी कहां से, अगर वक्फ ने ले लिया है तो उनको वक्फ ट्राइब्यूनल में जाना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर। और दूसरी बात आशीष जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सारे पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ तो इसमें संसद सदस्य हैं, इन लोगों ने याचिका फाइल की है। तो जब संसद के पटल पर इन्होंने अपनी सारी बात कह करके बहुमत से इनकी बात गिर गई, अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करके वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को यहाँ वेंटिलेट करना चाहते हैं, जो आर्टिकल 32 में परमिसिबल नहीं है। केवल एक राजनीतिक, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक परिपेक्ष की वजह से ये याचिकाएं दाखिल की गई हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल राजनीति से प्रेरित होकर के याचिका लाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वरुण सिन्हा जी थे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। इस मामले में उन्होंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल की है। हमारे साथ दो खास मेहमान थे, हमारे साथ अहमद भाई